एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं ज्योति सोनी और आज से हम फिर से हमारा आर्टिकल राइटिंग पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपने बारिश के मज़े के साथ में बारिश के ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल तो लिख ही लिए होंगे अभी तक के। और अगर आपने लिख लिया है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर ज़रूर करना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल राइटिंग के ऊपर बात की थी और हम लोग ऑलमोस्ट सीख चुके थे कि कैसे आर्टिकल राइटिंग करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा कोर्स कंप्लीट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि हम सारी चीज़ें सीख लें ताकि बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन वाली जो सिस्टम होता है ना वो छूट जाए, हमें रट्टा नहीं मारना पड़े। अगर हम चीज़ों को सीख लेंगे तो हम फटाफट उन चीज़ों को कर पाएंगे। और आर्टिकल राइटिंग तो आपको डायरेक्टली 10th से लेकर के 12th तक के आना ही चाहिए, मतलब आना ही आना है, आपके सिलेबस में भी है। और जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो सारा हर क्लासेस में आना ही है। तो बेटर है कि हम अभी से उसे करना कंटिन्यू कर ले और अभी ही सीख जाए, ताकि जो आने वाली क्लासेस है वहाँ पे हमारा समय बचेगा। और जब हमारा टाइम बचेगा हिंदी से, तो हम जो और टफेस्ट सब्जेक्ट होंगे हमारे, अगर आप साइंस ले रहे हैं, आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, तो आपको जो भी टफेस्ट सब्जेक्ट लगेंगे तो वहाँ पे आप अपना ये टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज हिंदी इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि आप जिसे थोड़ा सा, हाँ, थोड़ी टफ ज़रूर लगती है और एक्चुअल में टफ है, लेकिन जैसे ही हम इसे समझने जाते हैं ना तो ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल राइटिंग पे क्या क्या पढ़ चुके थे कि हमें आर्टिकल राइटिंग कैसी करनी है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो एक बार फटाफट वो रिवीजन कर लेते हैं एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हालांकि एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करके तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि जब आप मेरे साथ में उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे होंगे, उन्हें समझ रहे होंगे, तो शायद वो एग्जाम में आ जाए। तो शायद सुनी सुनाई बातें कुछ तो काम आ ही जाएंगी ना। एंड डेफिनेटली मैं शर्त लगा सकती हूँ, अगर आप यहाँ पे इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आप वहाँ पे हूबहू ऐसा ही लिख के आ सकते हैं। इवन अपने जो थॉट्स है, जो आपने डेवलप किए हुए हैं, जो भी आप उस टॉपिक को लेके जो भी आपकी माइंडसेट है, आप जो भी सोचते हैं, तो आप उसको अपने शब्दों में वहाँ पे लिख सकेंगे। तो आज आर्टिकल राइटिंग के कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट कि आपके पास में उस टॉपिक को लेकर के कुछ नॉलेज होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि नॉलेज नहीं रहेगा तब तक कि आप उसके ऊपर क्या ही लिखेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कोविड के ऊपर, ठीक है, कोविड के ऊपर जब मैंने आपको बताया था कि कोविड एक्चुअल में क्या है, तो वहाँ पे क्या पॉइंट्स आ रहे थे कि पहले हमें कोविड के बारे में पता होना चाहिए, कोविड की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई है। तो कोई भी टॉपिक हो तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो मालूम होनी चाहिए बेसिक, ताकि हम उसे अच्छे से शब्दों में पिरो करके प्रेजेंट कर पाए। देन नेक्स्ट क्या था, मतलब जो भी टॉपिक आपको जो भी पॉइंट ज़्यादा आ रहा है हम वो मतलब ज़रूरी नहीं कि हम उसे सीक्वेंस वाइज लिखें, हम रेंडमली भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, देखो मैं आपके साथ में ही कर रही हूँ। तो फर्स्ट था कि हमें उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। देन क्या हो कि हम जिस भी लैंग्वेज में उसको लिख रहे हैं, हम उसकी एक बहुत अच्छी सी स्टार्टिंग करें, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो या वो आपका हिंदी का हो। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब मैटर नहीं करता कि वो इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में भी आपको आर्टिकल राइटिंग आने वाला है और हिंदी में भी आने वाला है, तो फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट वैसे ही जाने वाला है। तो क्या फॉर्मेट, यस, जो वर्ड है फॉर्मेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें उसे किस फॉर्मेट में, या यूँ कहे कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा था कि ए से और आर्टिकल राइटिंग दोनों, मतलब ऑलमोस्ट यही होता है कि हम दोनों में ही अपने थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दोनों ही अलग अलग वे में होते हैं। ए से में एकदम हम डिटेल में बात करते हैं, यहाँ पर हम एकदम शॉर्ट में बात करते हैं कि हम कम शब्दों में अपने वर्ड्स को कितने बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें होंगी कि हाँ, बेटर प्रेजेंट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने धड़ाधड़ जो यहाँ से लिखना शुरू किया तो आप लिखते ही गए लिखते ही गए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बाकायदा आपके पास में सबसे पहले यहाँ पे आपका एक फ्रेश पेज होना चाहिए। ठीक है, आपका एक फ्रेश पेज है, तो यहीं पे सेकंड पॉइंट भी मैं कवर कर लूँ। उसके बाद में आपके पास में एक आपका टाइटल हो। ठीक है, जो भी आपका टाइटल है आप बाकायदा उस टाइटल को लिखे, क्योंकि हमें पता है कि जो फॉर्मेट है उसका जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का है, अगर वो 5 नंबर में पूछ रहा है तो आपका 1 नंबर टाइटल का होगा, बीच के 3 नंबर आपके किसके होंगे कि आप जो भी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी डाल रहे हो उसका इंट्रोडक्शन डाल रहे हो। ऐसा मैटर नहीं करता कि आप बाकायदा इंट्रोडक्शन लिखे जैसे कि आप ए से में लिखते हैं, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करना है, मतलब ए से जैसा नहीं करना है। शायद कुछ इशू हो रहा है।
तो ए से में जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन डेफिनेशन, फिर मेन टाइप्स ऑफ समथिंग समथिंग, देन उसको और डिटेल पॉइंट टू पॉइंट और डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, देन कंक्लूजन पे आते हैं। तो हमें वो सारी चीजें यहाँ पे बचानी है, हमें वो सारी चीजें उठा करके एक पैराग्राफ में शिफ्ट करना है। क्लियर? अब यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे एक पैराग्राफ में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इंट्रोडक्शन हुआ। वेट, एक कॉल रिसीव कर लूँ मैं। ओके तो कहाँ थे हम लोग? इंट्रोडक्शन के ऊपर आ चुके थे कि हमें सारी चीजें जो है वो एक ही फॉर्मेट में डन करनी है, ना कि अलग अलग टॉपिक्स में। तो हमारे पास में जो बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, वही क्या हुआ कि हमने एक टाइटल लिखा, देन हमारी जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइंस होंगी किसके नियरेस्ट की, वो हमारा जो भी टॉपिक है हमारा रिलेटेड, तो हम वहां पे उस चीजों को एज अ इंट्रोडक्शन जो है वो फिट करेंगे। देन हमारे पास में जो मेन है कि उस टॉपिक के रिलेटेड या बोलते जो मेन बॉडी होती है, देन हम उन चीजों को पुट करेंगे और लास्ट में उतनी ही अच्छी, जितने अच्छे से हमने एक इंट्रोडक्शन पेश किया था, तो वैसे ही हमें कंक्लूजन जो है, ये निष्कर्ष है, वो भी यहाँ पर फिट कर देंगे। ये क्या हो रहा है भाई? एक सेकंड। हाँ जी, तो हमने फॉर्मेट देख लिया कि एक टाइटल होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन हो, और उसके बाद में एक जो आपकी मेन बॉडी के कुछ पार्ट्स है, देन आपका एक कंक्लूजन। तो ऐसे आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो होता है। उसके बाद में क्या चीज होंगी कि आप एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे। देन नेक्स्ट चीज है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखें, क्योंकि आपके पास में वैसे ही बहुत शॉर्टेज है वर्ड्स की। हाँ, इसी के साथ में एक चीज ये कि आपके पास में एक वर्ड लिमिट दी गई होगी कि आपको इतने ही वर्ड्स में लिखना है, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर लिखा है अधिकांशतः 150 शब्दों में, 150 वर्ड्स में, तो आपको उतने में ही लिखना है। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने वहां पे भी कही थी कि अगर आप कुछ अच्छा लिख रहे हैं और थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसमें ही अपने आप को बेटर प्रेजेंट करें। ठीक है, फ्रेश पेज से होना चाहिए, लिमिट्स ध्यान रखें, फालतू की चीजें नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बहुत कम लिखना है। तो स्टार्टिंग भी बहुत अच्छे शब्दों से होनी चाहिए ताकि सामने वाला आपसे इम्प्रेस्ड होने लगे। ओके, देन बहुत सारे जो वर्ड होते हैं ना रिपीटेड, मतलब आप रिपीट, नो रिपीटेशन करें कि आपने एक लाइन लिख दी, फिर आपको पूरा पैरा भरना है, तो इसीलिए आपने 4 लाइन बाद में अगेन इसी लाइन को रिपीट कर दिया, फिर 4 लाइन बाद में आपने अगेन इसी लाइन को रिपीटेशन से बचे। क्लियर? तो चलो आज की फिर हम फटाफट स्टार्ट करते हैं कुछ आंसर, मतलब कुछ आर्टिकल राइटिंग। तो हम लोगों ने उस दिन डेफिनेशन देख ली थी ऑलमोस्ट, मतलब आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो चीजें हम देख चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ आर्टिकल राइटिंग। भाई ये क्या हो रहा है? आजा भाई। हमने आई थिंक एक डन भी कर चुके हैं। ओके, हमने पराधीनता कर चुके हैं। तो अब हम एक दूसरा वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, और वहां से ये इतने सारे कराने का रीजन क्या है, ताकि चीजें आप यहीं से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे, तो वहां पे आपको चीजें आसानी होंगी। एक बार आप यहाँ पे देख लेंगे कि आप कैसा लिख रहे हैं, क्योंकि टॉपिक सारे वही लिए गए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और जो कि आपके सीबीएसई के मॉडल पेपर में सेट हो चुके हैं। तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स वहीं से उठाए गए हैं। तो क्या होगा, एक बार आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, एग्जाम देते टाइम फटाफट स्पीड में आप देख लेंगे, तो चीजें और इजी हो जाएंगी। तो हमें अब बात करनी है विद्यार्थी जीवन के ऊपर, ठीक है? हाँ जी, तो अब हमारा टॉपिक है विद्यार्थी जीवन। तो जितने भी हमने टॉपिक, सॉरी, सीखे हैं रिलेटेड टू आर्टिकल राइटिंग, वो सारी चीजें अब हमें यहाँ पे उतारनी है। ठीक है, तो क्या चीजें हैं कि जो हमें गिवन है, हमें उन चीजों को लेकर के चलना है। तो जीवन काल का निर्माण, आपको वहाँ पे चीजें रखनी पड़ेंगी, विद्यार्थी के लक्षण क्या क्या होते हैं, विद्यार्थी के कर्तव्य क्या होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे मेंशन करके आपको 150 वर्ड्स में एक आपका ऐसे लिखना है या एक आर्टिकल लिखना है। एक सेकेंड, यहाँ पे विद्यार्थी जीवन और अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, या शायद मैंने यहाँ पे अनुशासन भी कहीं ना कहीं मेंशन किया है, ये पूरा ही ऐसे किया है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वो बहुत बार पूछा गया है, हालांकि अलग अलग भी पूछे गए हैं। तो भाई अब क्या होता है विद्यार्थी जीवन? ठीक है, तो अब ये लिखना है कि जो लॉकडाउन पीरियड में आपका विद्यार्थी जीवन रहा है, आपको आराम से 10 बजे उठना है, अपना लैपटॉप अपना मोबाइल चार्ज करके ऑनलाइन बैठ जाना है। तो ये सारी चीजें नहीं लिखनी है ना, क्योंकि हमें पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है और हमको उनके बिहाफ पे चीजें लिखनी है। क्लियर? तो
लिखना है कि हमें बंक मारना है, हमें चीटिंग करके आंसर मतलब आंसर्स लिखने हैं, पूरे साल भर हमें पढ़ाई नहीं करनी है, एग्जाम के 2 दिन पहले हमें अपनी बुक्स खोल के रखनी है और पढ़नी है। जी, तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, ये सारी चीजों को रखना है कि एक विद्यार्थी जीवन कैसे होता है, उस चीजों को प्रेजेंट करनी है। तो विद्यार्थी जीवन, तो पहला पॉइंट क्या है, जीवन काल का निर्माण। तो हमें सबको पता होगा, इवन आप आगे वाले आने वाले सिलेबस में पढ़ेंगे कि हमारी जो पूरी लाइफ होती है, मतलब हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक के, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो होता है आपका फर्स्ट से 0 से 18, देन 18 से 25 ईयर, देन 25 से 75 ईयर्स तक के, फिर उसके बाद में आता है 75 से 100 ईयर तक की आपकी जो ये क्या हो रहा है भाई, तो बहुत सारी फाइल्स ओपन हो गई। हाँ जी, तो हमारी पूरी ही लाइफ को हमने कितने पार्ट्स में बांटा, 0 से एक 18 हो गया, देन 18 से 25 एज, देन 25 से 75, और फोर्थ वाला जो है वो है 75 से 100 तक के। मतलब जो 18 वाला टाइम पीरियड है ना, तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट लाइफ चलती है। यार ये क्या ही हो रहा है, मैं विदाउट पेन टैप आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये बार बार ना शायद इसका कोई इश्यू हो रहा है। हाँ जी, तो 0 से जो 18 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है। फिर जब हम 18 से 25 के बीच में आ जाते हैं, तो हमारा गृहस्थ जीवन होता है, जहाँ पे हम हमारी सारी जो भी लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो वेट 0 से 18 बाल्यावस्था, सॉरी सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो इसी पीरियड में एक हमारी क्या आती है, विद्यार्थी जीवन। मैं आपको करेक्शन करके जरूर बताऊंगी। गृहस्थ जीवन, देन 75 से 100 के बीच में होता है हमारा वृद्धावस्था, सॉरी। तो जो एक विद्यार्थी जीवन होता है, उसके बाद में आता है हमारा गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन के बाद में आता है, सॉरी, ब्रह्मचर्य। 0 से 18, 18 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें सांसारिक जीवन जीना है, और उसके बाद में गृहस्थ ब्रह्मचर्य, जिससे में विद्यार्थी जीवन होता है, जहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा गृहस्थ जीवन आएगा, जिसमें हम पूरी एक्टिविटीज करेंगे। फिर 75 से 100 के बीच में आता है हमारा सन्यासी जीवन, मतलब वहाँ पे आपको सारे मोह माया त्याग करके, कहते हैं ना बूढ़े लोगों को ज्यादा मोह माया नहीं होती है, उन्हें बस देख के खुशी होती है, तो वही वाली लाइफ आ जाती है। तो हमें बात कौन सी करनी है, विद्यार्थी जीवन के ऊपर। तो जीवन निर्माण वाला यहाँ पे तो ये हो गया कि हमारे जो ऋषि मुनि है, उन्होंने 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड किया हुआ है। फिर हमारा, अच्छा देखो, 25 वर्ष को ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है। ओके, मैं यहाँ थोड़ी गलत थी, और उसी को आज विद्यार्थी जीवन कहते हैं। मतलब 0 से 25, सॉरी 0 to 25 वाला जो ईरा था, वहां पे, हाँ जी, तो वहां पे क्या था, वो एक ब्रह्मचर्य जीवन था, और यहीं पे हम क्या करते हैं, यहीं पे अपनी शिक्षा को भी ग्रहण करते हैं। ओके, देन क्या हुआ, अब इसके बाद में इन्हीं चीजों को हमको सिस्टमैटिक लिखना है कि हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन काल को कितने 4 भागों में बांटा है, जिसमें जिसे ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है, प्रारंभिक 25 वर्ष। फिर उसी को आज विद्यार्थी जीवन कहने में कोई विसंगति नहीं होंगी, क्योंकि इसी वक्त हम शिक्षा ग्रहण भी करते हैं। मतलब बहुत सारे आश्रम वगैरह जो पहले के ऋषि मुनि होते थे, तो वहां पे आश्रम हुआ करते थे, और वहीं पे हमें शिक्षा ग्रहण करने जाना होता था। तो हमने विद्यार्थी जीवन की डेफिनेशन डाल दी इंट्रोडक्शन में। तो ये हमारा 2 लाइन का जो ऊपर का था, तो ये जो 2 लाइनें थी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन। ये फर्स्ट 2 लाइनें जो है, ये मैं थोड़ा माउस से चलाऊंगी क्योंकि पेन टैब में थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ओके, देन फिर क्या है कि इसी काल में हम क्या सीखेंगे कि हमारे पास जितनी भी विद्याएं होती है, जो भी संस्कार होते हैं, सदाचार की बातें, जीवन निर्माण का, कहता है ना कि जो विद्यार्थी जीवन होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि यहीं से हमारी नींव रखी जाती है कि इन फ्यूचर हमें क्या क्या करना है, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये हमारा क्या हुआ, मतलब एक बेस पॉइंट होना ना, तो यहीं पे हम अपने आप को डेवलप करते हैं। इस समय बालक जो भी कुछ सीखता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसका प्रभाव जीवन भर रहता है, और इसी गुणों पर व्यक्ति का भविष्य भी निर्भर करता है। विद्यार्थी जीवन का विद्यार्जन का काल होता है, मतलब हाँ डेफिनेटली ये विद्यार्जन का ही काल हुआ कि आप यहाँ पे विद्यार्जन कर रहे हो। यहाँ पे आपकी जितनी भी इमोशंस होते हैं वो भी यही डेवलप होंगे। नम्रता, जिज्ञासा, सेवा, कर्तव्य, ये जितने भी भाव है वो यही आवश्यक है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे डेवलप भी होंगे, और यहाँ पे आप इन सारे को रह करके सीख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुशासन को यहाँ पे जोड़ना है। तो जब विद्यार्थी जीवन अनुशासित होगा, डिसिप्लिन होगा, तभी वो सारी चीजों को एकदम सही मैनर में सीख पाएगा, क्योंकि उसका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो इतनी सारी चीजों को सिस्टमेटिक सीख पाएगा।
इस समय से कोई उसे कौन सी चेष्टा, बगुले सा ध्यान, कौए सी चेष्टा, बगुले सा ध्यान, कुत्ते सी निद्रा, कम भोजन करने वाला, घर परिवार की मोहमाया से दूर रहने वाला होना चाहिए। कौए सी चेष्टा मतलब वो काव काव सा होता है ना, तो उस टाइप से। बगुले सा ध्यान ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपका जब कंसंट्रेशन होता है तो वो एकदम बगुले की तरह एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए कि आप किसी भी चीज को सीख रहे हो तो एकदम फोकस्ड माइंड हो। कुत्ते सी नींद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुत्ते की नींद बहुत ही कमजोर होती है, मतलब कुछ भी हो तो आपको तुरंत क्विकली आपकी नींद से जागना चाहिए। कम भोजन करने वाला, क्योंकि आप कम भोजन करेंगे तभी आप आलस्य से दूर रहेंगे, आप ज्यादा एक्टिव होंगे। वो कहते हैं बहुत ज्यादा रात में खाना खा ले तो हमें बहुत आलसी आ जाती है, तो सेम इसी चीज को लेके कहा है। घर परिवार की मोहमाया, बिकॉज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप ये मोहमाया नहीं छोड़ेंगे आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाएंगे, वरना हमारा ध्यान ना वहीं कहीं भटकते रहता है कि अच्छा ये चल रहा है वो चल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो विद्यार्थी आलस्य करते हैं या असंयमित आचरण के शीर हो जाते हैं वे सफलता से रहते हैं। अतः विद्यार्थी विनम्र, जिज्ञासु, संयमी, श्रमी, अध्यायवासी बनना चाहिए, जिसके उसके जीवन में सादगी और विचारों की महानता होने पर वह उज्जवल उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। डेफिनेटली यही बात अभी हमने की कि आलस्य तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना फुर्तीला होगा वो चीजों को सीखने के लिए उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा। ग्रेट। देन वो विनम्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसे अपने गुरुजन सिखा रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों के बीच में रह रहा है, तो विनम्रता का गुण भी उसको यहीं से होगा। वो परिश्रमी होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से अगर वो डरेगा तो फिर कुछ सीख नहीं पाएगा। जिज्ञासु इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों को सीखना होता है, और सीखने के लिए आपकी क्यूरोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिना क्यूरोसिटी की आप कोई भी चीजें नहीं, वरना मन ही नहीं होगा और आप सीख भी रहे हैं तो वो कोई भी मायने नहीं रखेगा वो चीज सीखने का। हाँ, संयमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इवन ये हमारे लिए भी है, हर किसी के लिए है कि हमें पेशेंस होने चाहिए, रखना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा विद्यार्थी जीवन के ऊपर, और आप इसी में और ऐड करके क्या कर सकते हैं, अनुशासन वाला भी डाल सकते हैं। तो इतना सारा बताने का मतलब यही था कि आपने जो पॉइंट्स यहाँ से मुझसे सीखे हैं, आप इसे डबल से एक बार देखेंगे तो शायद आप ये अपने आप लिख सकते हैं, मतलब आपके माइंड में ये पॉइंट चले गए कि हाँ हमारा जो जो जीवन है वो 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें से एक कौन सा है, एक विद्यार्थी जीवन है। उसके बाद में हमारे पास में इस पीरियड में ही हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, उसमें हमने कुछ अच्छे भारी भारी वर्ड सीखे, नम्रता, जिज्ञासा, संयमी, परिश्रमी, अध्यायवासी। अध्यायवासी मतलब सीखते रहना चाहिए, मतलब सीखने का जो जुनून होता है, इट इज कॉल्ड अध्यायवासी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स, तो अब चीजें आपके माइंड में रहेंगी, आप कनेक्ट कर करके आगे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो एक बार ट्राई करिएगा कि आपने सुन लिया है, आप ये को यहीं रोकिए, और एक बार जितना भी आपके दिमाग में है आप जितना बेटर लिख सकते हैं, अब अपनी मर्जी से लिख के कोशिश कीजिए। देन नेक्स्ट आता है, आ गया अनुशासन का महत्व। ठीक है, वही आप दोनों आर्टिकल को मिक्सअप भी कर सकते हैं। तो भाई अनुशासन, डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी काम कर रहे हैं अगर आप वो विदाउट डिसिप्लिन के कर रहे हैं तो कंफर्म है कि वो काम नहीं होने वाला। लेकिन आप जब एक वेल डिसिप्लिन होकर कोई काम करते हैं तो वो चीजें डन होने लगती है और वो अच्छे से होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमें यहाँ क्या क्या दिया है, अनुशासन का अभिप्राय, अनुशासन का महत्व, अनुशासन के लिए सफलता के लिए अनुशासन आवश्यक, ये सारे पॉइंट को लेकर के हमें हमारा आर्टिकल राइटिंग करनी है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे टाइटल हो गया, फिर अब हम अनुशासन का इंट्रोडक्शन डाल रहे हैं, तो पक्का है कि हमें वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन डालना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन डालेंगे, क्योंकि हमसे बोला भी गया अभिप्राय मतलब उसका मीनिंग। ठीक है, डेफिनेशन डालने का कहा है। है शासन के पीछे चलना या नियम के पीछे चलना, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप रूल्स के अनुसार करिए, रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं उसके अनुसार। कि सपोज आपको कोई काम करने, मतलब सुबह रूटीन, हम एक अनुशासित रूटीन ही फॉलो करते हैं, हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, देन हमारा चाय पानी ब्रेकफास्ट, देन हमारे टाइम टू टाइम जो रूटीन होते हैं वो होता है। और एक रूटीन क्या होती है कि हम कभी भी सो के उठ रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, तो ये मतलब ये अनुशासनहीन हो गए। तो ये होता है अनुशासन, कि आप कोई भी रूल वाइज कोई काम कर रहे हैं तो आप उसे अनुशासन कह रहे हैं। विद्वानों, समाज के मानवीय लोगों द्वारा बनाए गए नैतिक और सामाजिक नियमों का पालन करते जीना, मतलब वही, क्योंकि ये हमारे मतलब जैसे मैंने बताया कि आप मॉर्निंग रूटीन में उठ रहे हैं, फिर आप जो भी हमारे पास में लेवल सेट है, मतलब जो भी रूल सेट है कि आपको सबसे पहले मॉर्निंग में उठना है, फ्रेश होना है, अपने आप को
क्लीन करना है आपको, फिर ब्रेकफास्ट करना है, पूजा पाठ करनी है, जो भी करना है, तो इसे सिस्टमेटिक है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे जो रूल्स हैं हमारे समाज द्वारा पहले ही बना दिए हैं, तो हम उसको फॉलो ही करते रहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं कि हम अनुशासित जीवन जी रहे हैं। ठीक है। जीवन का बहुत महत्व है, अनुशासन जीने की कला है। यह व्यक्ति का मार्गदर्शक है जो व्यक्ति को सुपथ पर, ठीक है, ये सुपथ है, चलाते हुए लक्ष्य की ओर ले जाता है। अनुशासन का महत्व हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अंकुश की सहायता से महावत पागल हाथी को भी वश में कर लेता है और अनचाहे काम करवाता है। के पास अंकुश न हो तो पागल हाथी बेकाबू होकर विध्वंस बन जाता है। देखो, जो बताया कि बहुत सारे रूल्स हैं, आपको उसके हिसाब से चलते जाना है, क्योंकि वहां पे कोई सामने वाला ऑलरेडी वो काम कर चुका होगा ना, तभी उसने पर्टिकुलर वेज बताए कि भाई आप ये इस तरीके से सही प्रॉपर वे में चलते रहेंगे, आप प्रॉपर ये काम करते रहेंगे, गुड हैबिट्स है उसको आप फॉलो करते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने जो एम है, अपना लक्ष्य है, उस तक के पहुंच जाएंगे। तो ये अनुशासन का वो बताया है कि आप अनुशासित होकर के अपने सारे ही लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक हाथी होता है, एक पागल हाथी होता है, ठीक है, तो उसको जब तक के बैलेंस नहीं करेंगे, हाथी छोड़ के हम कोई भी जानवर ले सकते हैं, कि जब तक कि पीछे से उसको अंकुश लगाते हैं ना, वो एक पीछे से एक रिश्ता होता है, उसे मारते हैं, तो क्या होता है, वो लगाने का मतलब क्या है कि सामने जो आपका हाथी है, जो आपका घोड़ा है, ये कोई भी जानवर है, तो वो प्रॉपर वे में चलेगा, क्योंकि उसको पाथ पे लाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। और यही कुछ मतलब हमारी सोसाइटी द्वारा डिसाइडेड कुछ चीजें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमारे लिए अनुशासित होने का काम करते हैं। क्लियर। अगर आप उस पर अंकुश नहीं करेंगे तो वो पागल हाथी क्या करेगा, मतलब इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा, सबको कुचलेगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देखते ही होंगे। वास्तव में अनुशासनहीनता जीवन नाविक विहीन नाव के समान है। नाविक नाव को मध्य धारा से धीरे धीरे किनारे लगा लेता है, परंतु नाविक विहीन नाव किसी चट्टान या पत्थर से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। वही एग्जाम्पल कि आप एक नाव जब पानी में लेके जा रहे हैं, तो अच्छा इसे छोड़िए, हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अपने आप पे समझते हैं। जब हम रेगुलर स्कूल जा रहे थे, जब लॉकडाउन पीरियड नहीं चल रहा था, तो क्या होता था कि हमारी रूटीन एकदम फिक्स थी। हम सुबह उठ रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, नहा धो के अपना टिफिन बॉक्स ले रहे हैं, अपना बैग ले रहे हैं, और हम स्कूल जा रहे हैं टाइम पे। स्कूल में टाइम टू टाइम अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, देन हम घर पे आ रहे हैं, अगर हमारे पास रेस्ट का टाइम है रेस्ट कर रहे हैं, जिसको कोचिंग वोचिंग जाना है वो जा रहा है, ट्यूशन ले रहा है अपनी, कुछ लोग अपने घर पे होमवर्क कर रहे हैं, अपने रेस्ट कर रहे हैं, फिर अपने खेलने का टाइम भी डिसाइडेड है, देन आपके होमवर्क का टाइम डिसाइडेड है, फिर आप टाइम टू टाइम रात में टाइम पे सो जाते हैं, ताकि अगली जो मॉर्निंग है उसमें आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने स्कूल पे टाइम पे जा सके। तो ये एक डिसिप्लिन वे था आपका। लेकिन फिर क्या हो लॉकडाउन पीरियड में, कि कभी भी हम सो के उठ रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, किसी भी तरीके से। इवन हर किसी की जो लाइफ थी वो डिसिप्लिन थी पहले, लॉकडाउन से पहले, और उसके बाद में सभी की लाइफ से जो डिसिप्लिन है वो जा चुका था। क्योंकि कई घरों में जब सुबह 8 बजे खाना बन जाता है, वो रात दोपहर में 12 बजे बन रहा है, क्योंकि सभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी लाइफ से जो मोटिव था, एम था, वो हट चुका था। तो डिफरेंस समझ में आता है कि जब हम एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं तो हमारे काम प्रॉपर चलते जा रहे हैं, हम मेंटली डिप्रेस नहीं हो रहे हैं, और जैसे ही डिसिप्लिन सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, और हम टाइम पे अपना काम भी फिनिश नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से अगर एक नाव है, वो एक नाविक के साथ जा रही है, तो क्या होगा, ड्राइवर जो है उसको दूसरे किनारे पे जहाँ पे भी जाना है वहां पे सही दिशा में लगा देगा। लेकिन उसमें कोई नाविक नहीं है, कोई उसको चलाने वाला नहीं है, तो क्या होगा कि वो नदी के किसी भी छोर पे जाते रहेंगी, कहीं पे भी टकरा जाएंगी, किसी भी चट्टान पे वो पलट जाएंगी, मैटर नहीं करता। अनुशासनहीनता व्यक्ति न भला कर पाता है, न समाज या राष्ट्र का। अब भाई जो दिन के 10 बजे सो के उठ रहा है 12 बजे, तो वो क्या ही भला करे। अनुशासनहीनता व्यक्ति सफलता से कोसों दूर हो रहता है। अनुशासनहीन व्यक्ति सफलता से कोसों दूर रहता है, अतः जीवन को आनंदमय बनाने के लिए अनुशासन में रहना अत्यंत आवश्यक है। तो उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो अनुशासन के साथ में। चलो, आई होप आपको ये वाला भी पैरा जो आर्टिकल है वो समझ में आया होगा। देन आता है हमारे पास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट का यूज। इंटरनेट के यूज क्या है मैं बताती हूँ। सॉन्ग प्ले करने में, यूट्यूब पे बहुत सारी रील्स देखने पे। एक्चुअली यूट्यूब मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया नहीं है जिसमें मैं रील्स देखूँ, तो यूट्यूब पे ही आती है। देन सोशल मीडिया चलाने के लिए, राइट, फोटोज एडिट करने के लिए, रील्स बनाने के लिए, टिकटॉक तो चला गया, तो इंटरनेट की यही उपयोग है। लिख के मत आ जाना, वरना पूरे के पूरे जो 5 या 6 नंबर है पूरे ही कैंसिल हो जाएंगे। हमको यहाँ लिखना है
फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कि इंटरनेट क्या है, उसके क्या लाभ होते हैं और उससे सावधानियां, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट जितना बेनिफिशियल है लोगों के लिए, हमने उसको इतना ही फालतू बना दिया है। अब तो ऐसा हो गया कि इंटरनेट की आदत हमें छुड़ानी पड़ेगी, वरना एक दिन इंटरनेट हमें खत्म कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जो इसका इतना सही यूज करते हैं जो इनके लिए फायदेमंद होता है। क्लियर। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट विज्ञान की अद्भुत देन है, पक्का है, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति, अच्छा अतिशयोक्ति चढ़ाकर बोलना, ठीक है, मतलब किसी कोई भी चीज है, कुछ छोटी मोटी है तो हम उसकी इतनी तारीफें के पुल कर दे या उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दे कि वो हद से ज्यादा, मतलब वो रियलिटी न लगे, तो दैट इज अतिशयोक्ति अलंकार, हम अलंकार में पढ़ लेंगे। वास्तव में इंटरनेट सूचनाओं एवं जानकारी का विस्तृत जाल है, एक दो नहीं करोड़ों पन्नों की जानकारी भरी है। इंटरनेट की मदद से हम इच्छित जानकारी और जिज्ञासा का हल कुछ ही पल में कंप्यूटर की मदद से पा सकते हैं, और इसकी सहायता से हम कुछ ही क्षण में दुनिया से जुड़ जाते हैं। सही बात है, क्योंकि जब हमें कोई भी नीड होती है, जब हमें कोई भी चीज को सर्च करना होता है, अब हम किसी के पास नहीं जाते पूछने के लिए कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आप हमें समझा दो। अब तो सीधे है, मुझे याद है मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर में भी मेरे पास फोन नहीं था, तो मैं किसी से भी पूछती थी आसपास जो भी उस क्लास से निकला हुआ है स्कूल में, ठीक है, कि जो भी इस क्लास से निकला हुआ है उसका सब्जेक्ट वही है, मैथ्स है, तो मैं उनके पास जाके वो चीजें पूछती थी। लेकिन अब ये फैसिलिटी खत्म हो चुकी है कि अब अपने आस पड़ोसी लोगों को परेशान ना करें, आप सीधे इंटरनेट पे जाए और वहां पे इसका सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। बट इससे ज्यादा बेटर वही था। ओके। इंटरनेट की मदद से हम अपनी इच्छित जानकारी और जिज्ञासा का हल कुछ ही पल में कंप्यूटर की मदद से पाते हैं, और इसकी सहायता से हम कुछ ही क्षण में दुनिया से जुड़, सोशल मीडिया के माध्यम से हम यहाँ बैठे, हम अमेरिका की न्यूज हमें पता चलती है, हम कहीं पे भी रहे हमें कहीं ना कहीं किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के बारे में हमें वो इंफॉर्मेशन पता है, सब कुछ। अपने विचित्र गुण के कारण इंटरनेट अत्यंत तेजी से युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है, और ये विचित्र गुण आपको पता है, ये विचित्र गुण है टिकटॉक, सोशल मीडिया, रील्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यह ऐसा माध्यम है जिसमें संचार के लगभग साधनों के गुण समाये हैं। इंटरनेट अपने आप में विशाल पुस्तकालय भी है, जिसमें दुर्लभ जानकारी से भरी अनेकानेक पुस्तकें समाई हैं। इसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने में है, ये जाहिर सी बात है। इंटरनेट बहुत बहुउपयोगी साधन है, उसके माध्यम से मनोवांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो घर बैठे सिनेमा, हवाई जहाज के टिकट बुक कर सकते हैं। ये पढ़ने वालों और शोधकर्ताओं के लिए वरदान है। इंटरनेट का सावधानी पूर्वक उपयोग न करने पे इसके दुरुपयोग की भी संभावना रहती है, और यही आज की चेतावनी है कि इसके साइड इफेक्ट जितने इसके बेनिफिट्स है, उतने ही खतरनाक इसके साइड इफेक्ट है। हम आजकल बहुत सारे देखते हैं ना, बैंक से मतलब हमारे पैसे गायब हो गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जितना आपको फायदा दे रहा है, अगर आप उसको सेफली सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना ही नुकसानदेह हो सकता है। इंटरनेट की असली सामग्री से युवाओं का कोमल मन दिग्भ्रमित हो रहा है, और विवेकपूर्ण उपयोग करने पर यह वरदान तरीका है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं, अपने यूज के लिए यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी नहीं कर रहे हैं, तो ये वरदान है, अन्यथा ये श्राप है। तो समझ ले जो भी इंटरनेट का फालतू यूज कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि कुछ चीजें आपको भटका भी सकती है और कुछ चीजें आपको सही भी लगा सकती है। हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का यूज करके प्रॉपर वे में, मतलब सही तरीके से यूज करके उससे अपने आप को बहुत, कई लोगों ने आईएएस के एग्जाम सिर्फ इंटरनेट के थ्रू निकाले, ऐसा मतलब सेल्फ स्टडी करके, बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ भी। तो इंटरनेट इनके लिए तो वरदान हुआ, लेकिन कुछ लोग तो बाद भी हो चुके हैं। जब टिकटॉक चल रहा था तो देखना कि कई लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशंस वैसे हो चुके थे। तो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह ये सारी इसी की देन है। चलो, तो हम अब यहाँ का लेक्चर समाप्त करके बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलो 1 मिनट के लिए आप लिए गैप है, आप तब तक ये दोनों जो तीनों हैं आप एक बार रिपीट कर लीजिए फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यता के लिए खतरा के ऊपर। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यता के लिए खतरा। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सबको तो पता ही होगा, मैं इसलिए कहती हूँ ना नॉलेजेबल फैक्ट, और आप 9th-10th में हैं तो हमें इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं मिली हुई है। मतलब जब हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, तो वहाँ पे कुछ गैसेस के कारण, वो कौन कौन सी गैसेस होंगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो इन गैसेस के कारण हमारी पृथ्वी का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब ये टेम्परेचर
बढ़ जाता है तो हम इसे ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है। तो बस हमें इन्हीं चीज़ों को उठा करके अपने सिस्टमेटिक आर्टिकल राइटिंग में लिखनी होंगी। और आए दिन हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते हैं, मैं हर दिन हर बार कहती हूँ कि हम न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें लेते रहते हैं। तो आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर में बहुत सारे आते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर में अब जो आर्टिकल आते हैं वो डेफिनेशन के नहीं होते हैं। डे बाय डे जितने भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं, है ना, जो इन्वायरमेंट को लेकर के हो रहे हैं कि इन्वायरमेंट में इन चीज़ों का इम्बैलेंस हो रहा है, ओजोन परत को थोड़ी सी मतलब परेशानी हो रही है कि वो और ज़्यादा कुछ गैसेस के कारण वो खराब हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डेली जो है ये आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो ये आर्टिकल पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि हम वहाँ के कुछ कीवर्ड्स उठा करके अपने आर्टिकल में शो कर सकते हैं। और सेकंड, वो हमारे नॉलेज के लिए तो बेस्ट है ही है। तो हम ग्लोबल वार्मिंग में हम पहले देखते हैं कि हमें पॉइंट कौन कौन से मिले हैं। देखो, सबसे पहले आपको जो यहाँ पे जो कीवर्ड्स दिए हैं वो क्या दिए कि आपको सबसे पहले अपने आप को इंट्रो में बताने हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। क्लियर। देन उसके कॉजेस बताने कि किन कारण से ग्लोबल वार्मिंग होती है। आप, मैं अगेन बोल रही हूँ कि आप यही वाला अगर आपको इंग्लिश में आ जाए तो आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। बस आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी होगी, मतलब थॉट्स जो डेवलप होते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आप उसको डेवलप करके वहाँ लिख सकते हैं, हिंदी में आपको हिंदी में करना है। देन ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव है, इफेक्ट, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल वाला तो वही होता है कि जो कॉज होता है ना, तो जब हमें कारण पता चल जाते हैं कि इन कारणों से ये समस्या हो रही है तो हम उन कारणों, तो हमारे समस्या का समाधान ऑटोमेटिक होने लगता है। गत एक दशक में जिस समस्या ने मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खींचा है वह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा अर्थ है कि धरती के तापमान में निरंतर वृद्धि। मैं यही कह रही थी कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़, और किस वजह से बढ़ता है, कुछ गैसेज है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैसेज है जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। विकसित देशों के कारण बढ़ी है कि यह समस्या विकसित देशों के कारण बढ़ी है क्योंकि परंतु इसका नुकसान सारी धरती यहाँ पे स्पेशली कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वही कर रही है, क्योंकि ये जो सोर्सेज निकल रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको पता है कि ये किन सोर्सेज से निकलते हैं, और आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि ये किन सोर्सेज से निकलते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ डेवलप कंट्रीज में इनकी यूजेस हो रहा है, तो जिनकी वजह से इनका जो प्रोडक्शन है वो भारी मात्रा में हो रहा है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, फिर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ाती है, जिससे कि हमें खतरा होने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों के मूल है मनुष्य की बढ़ती आवश्यकता और उसकी स्वार्थ वृत्ति। बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती है तो हम उसको फुलफिल करने के लिए, वो हमारे स्वार्थ हो जाता है कि हमें वो और आने दो। हमें पता है कि इसकी वजह से ये दिक्कत होने वाली है, हमें पता है कि गाड़ियां हम इतनी सारी रोड पर लाएंगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होंगी, इतना पोल्यूशन फैलेगा, फिर भी हमें अपना कंफर्ट जोन चाहिए, हमें अपना क्या कहना चाहिए, कंफर्टेबल जो व्हीकल है वो चाहिए, जो कारवार है, तो हर कोई इसी के पीछे बढ़ता है। फिर क्या, मनुष्य प्रगति की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होकर पर्यावरण को अंधाधुंध क्षति पहुंचा रहा है। कल कारखानों की स्थापना, नई बस्तियों को बसाने, सड़कों को चौड़ा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है क्योंकि वन नहीं है, और अगर पेड़ रहेंगे तो वो वहां पे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाएंगी, पर अब वो भी सोर्स खत्म होने लग रहा है। इससे पर्यावरण को दो तरफा नुकसान होता है, और इन गैसों को अपनाने वाले पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सीजन, वर्षा की मात्रा और हरियाली में कमी आई है। अच्छा, वही फैक्ट आ गया, ये तो हो गया कि अगर ये नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की गई है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगी। इस कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण की सुरक्षा कवच ओजोन में छेद है हुआ है। दूसरी ओर पर्यावरण असंतुलित हुआ है, असमय वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी गर्मी ऋतुओं में भारी बदलाव आना ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग को ना एक सिंपल से इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि हम मोस्टली देखते हैं कि जब हमारे घर होते हैं वहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। क्या होता है, ताकि हमारे घर में जितनी भी, मतलब जब कुकिंग वाला होता है मोस्टली किचन में लगा होता है, तो वहाँ पे क्या है कि जितनी भी एयर निकल रही है, मतलब जो भी वहाँ पे धुआं आ रहा है खाना बनाने के दौरान, जितनी भी वहाँ से गैस मतलब कुकर की है, खाना बनाने की है, तो ये सारी एयर जो है वो बाहर की ओर निकाल दी जाए, उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो सेम हम अपने घर को क्या ले सकते हैं, अपना वायुमंडल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से चीजें बाहर निकलने के लिए है ही नहीं ना अब तो, मतलब यही यहीं पे सारी चीजें हो रही। पहले पेड़
साइड को ले लिया करते। अब पेड़ों की भी मात्रा कम है तो वो जितने हैं उसी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगी, बाकी सारी जो बची है तो वो यहीं पे जमा हो रही है, और जब वो यहाँ पे जमा होती है जो वायुमंडल है तो वहाँ पे इनकी मात्रा बढ़ जाती है, और जब ये बढ़ जाएंगी तो वहाँ का तापमान जो है वो भी क्या ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, और जब तापमान बढ़ जाएगा तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही करनी पड़ेंगी। तो ये वाला जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है, लेकिन आप इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हर चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पे एक वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम डाल दीजिए, क्लियर। फिर इनको और सुधारने के इनको जो समाधान है वो कर सकते हैं कि मतलब जैसे कि हमारे जो व्हीकल्स है हम उसको कम यूज़ करें, पेड़ पौधे लगाए, तो ये समाधान वगैरह के पॉइंट्स में आ जाएंगे तो हम इसको और अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। ओके, अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है समाचार पत्र और लाभ। ओके, तो समाचार पत्र से तो एक बात समझ रहे होंगे क्योंकि मेरे हर लेक्चर में चाहे मैंने वो पॉलिटी पढ़ाया हो या अभी मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो हर किसी में मैंने एक बात बहुत कही है कि हमें अवेयर होना है हमारे आसपास से, कि आधी चीज़ें पॉलिटी तो मैं यही कहती हूँ कि आधी पॉलिटी जो है वो हम न्यूज़पेपर से ही सीख सकते हैं, न्यूज़ चैनल से ही, कि करंट में जो चीज़ें चल रही है, जैसे कि अभी राष्ट्रपति चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, मतलब अभी से वही सारा चल रहा है, तो वहाँ से एक चीज़ क्या होती है कि वहाँ से आप वो चीज़ सीख लेंगे कि भाई राष्ट्रपति के इलेक्शन हो रहे हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम से उसकी जो प्रोसेस है कि एक्चुअल में राष्ट्रपति की जो इलेक्शन होती है उसकी प्रोसेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हम सीख सकते हैं कि कौन कौन उनको इलेक्शन, उनके इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है, कौन नहीं होता है। सिर्फ एक न्यूज़ आई और उसके थ्रू हम उन सारी चीज़ों को से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कि करंट इवेंट, जब हम किसी को करंट इवेंट देखते हैं तो उससे हमें हमारी कुछ हिस्ट्रीज के बारे में, अभी औरंगजेब के भाई दाराशिकों के बारे में न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहाँ से क्या हुआ कि अब हमें मुगल प्रशासन जो है, मुगल एम्पायर जो है वहाँ पे पढ़ने का भी मौका मिला। तो बहुत सारी हिस्ट्री की चीज़ें, जैसे अभी शिवलिंग वगैरह का मस्जिद का बहुत चल रहा है तो हम वापस हिस्ट्री में जाते हैं। तो ये करंट न्यूज़ थी तो उसको देख के हम हिस्ट्री में गए तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ जानने को मिला ना। तो समाचार पत्र का सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैंने आपको यही बता दिया कि हमको इवेंट्स पता होते हैं तो हम उसका इतिहास, हम उसका आने वाला भविष्य जो है हर चीज़ जानते हैं। रिसेंट अभी न्यूज़ आई थी नाटो वाली, जो यूक्रेन और रशिया वाला वॉर चल रहा था तो उसके बीच में नाटो एक कड़ी थी। तो उसके बारे में हमें क्या हुआ कि जब इन दोनों के वॉर चल रहे थे तब हम डायरेक्ट कोल्ड वॉर तक के पहुंच गए थे, और वहां से हर चीज जो है वहां से ऑब्जर्व करके वहां से पकड़ के लाए थे कि भाई ये एकदम पीछे से इसकी जो जड़ है वो कहाँ थी कहाँ नहीं थी। तो ऐसी डिटेल चीजें जो है वो हमारा नॉलेज बढ़ाने का काम करता है। तो इम्पोर्टेंट है समाचार पत्र, मनोरंजन का साधन भी है और ज्ञान तो मिलता ही मिलता है, बट अच्छा समाचार पत्र हो तो। इसके कीवर्ड्स हमारे पास में कि जिज्ञासा पूर्ति और सुलभ साधन, रोजगार का साधन, पत्रों के प्रकार, जानकारी के साधन, हमें इतने पॉइंट्स को हमारे आर्टिकल में कवर करना है। तो चलिए जो पढ़ा है वो लिखा है जो वो पढ़ते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपने समाज और आसपास के अलावा देश दुनिया की जानकारी के लिए जिज्ञासु रहता है। उसकी जिज्ञासा की पूर्ति का सर्वोत्तम साधन है समाचार पत्र, जिसमें वो देश विदेश तक के समाचार आवश्यक चित्रों के साथ छपे होते हैं। सुबह की हुई नहीं कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार पत्र विक्रेता घर घर तक इनको पहुंचाने में जुट जाते हैं। कुछ लोग तो सोए होते हैं तब भी समाचार पत्र दरवाजे पर आ चुका है। ये लाइन थोड़ी अननेसेसरी चलेगी। देखो सिंपल सी बात है, समाचार पत्र हमारे पास में वो जरिया है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, और समाचार पत्र ही वो पॉइंट है जो हमें हर जगह की न्यूज़ ला के देता है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ, जैसे इंटरनेट ने किया था। ठीक है, इंटरनेट भी एक तरीके का न्यूज़पेपर का रोल प्ले करता है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे लिए क्विक कोई भी न्यूज़ ला के रख देता है। अगर न्यूज़पेपर जो है वो हमें अगली मॉर्निंग में मिलेगा, लेकिन जो इंटरनेट है वो हमें तुरंत प्रोवाइड करा देता है। मतलब वो भी एक तरीके का न्यूज़पेपर छाप करके तुरंत, जैसे दैनिक ऐप में होता है तो तुरंत न्यूज़ जो घटी नहीं घटी 10-15 मिनट में आपको वो वहाँ पर मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। तो समाचार पत्र का ये है कि कहीं पे भी, चाहे वो देश हो विदेश हो, जहाँ के भी कोई भी इवेंट हो रहे हो तो विथ उसका फोटो वो आपको अवेलेबल करा देता है। अब समाचार पत्र अत्यंत सस्ता और सुलभ हो गया है। समाचार पत्रों के कारण लाखों लोगों को रोजगार मिला है। छपाई, धुलाई, लादने उतारने में लाखों लोग लगे रहते हैं। एजेंट, हॉकर और दुकानदार भी इनसे अपनी जीविका चला रहे हैं। इतना ही नहीं, समाचार पत्रों से लिफाफे बना करके एक वर्ग अपनी आजीविका चलाता है। छपने की अवधि पर समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्रों को दैनिक, सप्ताह में छपने वालों को
जो साप्ताहिक 15 दिन में छपने वाले जो होते हैं उसे पाक्षिक, और जो माह में एक बार छपते हैं उन्हें मासिक समाचार पत्र कहते हैं। अब तो शहरों में भी शाम को भी समाचार पत्र छपे जाते हैं, और समाचार पत्र देश दुनिया के समाचार, खेल की दुनिया, मौसम, बाजार संबंधी जानकारी के अलावा इसमें छपे विज्ञापन की भी भली भांति जानकारी देता है। मतलब ये कह सकते हो कि आपका जो एक न्यूज़पेपर आ रहा है उसमें आप हर टाइप की न्यूज़ देख सकते हो, वो बड़ों के लिए हो, वो पॉलिटिक्स से हो, वो इन्वायरमेंटल हो, तो हर टाइप की न्यूज़ आपको उसमें अवेलेबल होती है। और अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क बनता है कि सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद ही बता दूंगी। नेक्स्ट आता है हमारा भ्रष्टाचार का दानव। भ्रष्टाचार से से देश को मुक्त बनाए। तो भ्रष्टाचार क्या है, यहाँ पे ये बताना है। देश के लिए घातक, भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव लोगों। तो भाई सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार वही होता है जब कोई बच्चा रोता है तो हम उसे चुप कराने के लिए एक चॉकलेट देते हैं। क्लियर, मतलब वही होता है ना कि चुप हो जा बेटा, चॉकलेट ले ले। या कोई रो रहा है तो उसको शांत कराने के लिए पूछते हैं कि भैया आप शांत रहने का क्या लोगे किसी छोटे बच्चे से ना, तो एक चॉकलेट देते हैं हम और हम उसे चुप करा लेते हैं। तो बस इसे ही भ्रष्टाचार कहते हैं, कि अपना काम बनवाने के लिए जब आप किसी को रिश्वत दे रहे हो। क्लियर, मतलब ये बच्चों तक के तो ठीक है, वो बच्चों वाला एग्जाम्पल, लेकिन जब हम बड़े लाइफ में देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर मेरा कोई काम है, मुझे वो करवाना है, सामने वाला नहीं कर रहा, तो मैं उसे कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट प्रेजेंट करूंगी, या कुछ भी, कुछ पैसे वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज का लालच दूंगी जिससे कि क्या होगा, वो मेरा काम करने के लिए रेडी हो जाए। तो इन सबको ही भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार दो शब्दों का बना हुआ है, भ्रष्ट और नैतिक अमर्यादापूर्ण आचरण से हटकर आचरण करना। ठीक है, मेन डेफिनेशन तो ये हो गई कि जो एक्चुअल में है, वैसे तो क्या होता है कि अगर हम सरकारी इसमें बात करें तो वो उनकी ड्यूटी होती है कि भाई ये आपका आचरण है, आपको ये ड्यूटी करनी है। लेकिन भ्रष्टाचार में क्या होता है कि वो आचरण जो कि एक्चुअल में है नहीं, वो भ्रष्ट है। अमानवीय आचरण करना, कि कहीं पर रिश्वत देना है नहीं, जबकि वो काम वैसे भी कर सकता है लेकिन फिर भी हमें उसे रिश्वत दे के काम कराना है, तो ये अमानवीय आचरण हुआ। इस तरह का आचरण जब सत्ता में बैठे लोग या कार्यालयों के अधिकारी द्वारा किया जाता है तब जनसाधारण के लिए समस्या उत्पन्न होती ही है। पक्षपात करना, भाई जातिवाद को प्रश्रय देना, रिश्वत मांगना, समय पर काम न करना, काम करने के बदले अनुचित मांग रखना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। अभी हमने अभी देखा होगा कि अभी रिसेंटली जब इलेक्शंस हो रहे थे तो बहुत जगह कहीं पे राशन बट रहा है, कहीं पे साड़ियाँ बट रही है, कहीं सेल फोन्स बट रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये भ्रष्टाचार होता है, मतलब वो किसी भी तरीके का हो सकता है। आप वो रिश्वत मांग रहे हो, समय पे काम पूरा नहीं कर रहे हो, क्यों, है ना। और उसके कहीं पे जातिवाद भी जो है, तो ऐसा होता है ना कि मेरे जो नियरेस्ट वन है, मेरे जो क्लोज वन है, मैं उनका काम पहले करूंगी। अगर मैं किसी आधिकारिक पद पे हूँ और मैं दूसरों का काम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पहले अपने काम डन करना है, मुझे अपनी थाली में सारे टाइप की वेराइटीज जो है उसे डेकोरेट करना है। तो ये सब किस में आ जाता है, पक्षपात करना, कि अगर मेरी कोई सपोर्टिव पार्टी है और एक अगेंस्ट है तो मुझे जिससे रिश्वत मिली मैं उसी का सपोर्ट करूंगी। तो इन सबको क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार होना। और हम बचपन से इसकी आदत लगा देते हैं। भ्रष्टाचार समाज और देश के लिए घातक है। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में इसकी जड़ें इतनी गहराई से जम चुकी है कि इसे उखाड़ फेंकना आसान नहीं रह गया। कारण देश ज्यादा कलंकित होती है और इससे ही देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसे देश के लिए भ्रष्टाचार के कारण रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, मिलावट, नतीजावाद, कमीशन खोरी आदि अपने सीमा पे बढ़ गई है। भाई ये तो जाहिर सी बात है, हर जगह होता है कि कहीं पे अगर मुझे कोई काम करना है, अगर वहाँ पे मेरा कोई जान पहचान वाला है, अगर मैं उसे कॉल कर दूँ तो वो चीज़ पहले हो जाती है, वो ज़्यादा अच्छे से जल्दी हो जाती है। भ्रष्टाचार के इसमें ही होता है ना, ज़्यादातर हम इसे कंट्रोल्स में देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे राशन बंटता है तो क्या होता है कि नॉर्मली लोगों को राशन नहीं दिया जाता, लेकिन इकट्ठे बोरियों से उन लोगों को राशन दिया जाता है जो उनकी पहचान के होते हैं। और ऐसे ही बहुत जगह होता है कि कहीं पे भी मतलब चोरी की जाती है ना किसी भी चीज़ से। मिलावट, मिलावट तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वही दूध वगैरह के तो आए दिन सुनते हैं। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, कमीशन खोरी, की कमीशन भी लिए जाते हैं। इससे समाज में विषमता बढ़ती है। विषमता कैसे बढ़ती है, देखो यहीं पे जो भाई भतीजावाद, ये मुनाफाखोरी कि आप दे रहे हो, आप खुद ही भेदभाव कर रहे हो, तो यहाँ से विषमता बढ़ी, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और विकास का मार्ग अवरुद्ध होता जा रहा है। कुछ नहीं चल रहा है तो डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि चीजें जब ऊपर से नीचे तक के आती है तो वो ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ जाती है, तो आखिरी बंदे को कुछ नहीं मिलता। तो डेवलपमेंट तो रुकेगा ही ना, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट सबसे लास्ट वाले को ही है। नीड, मतलब डेवलपमेंट की नीड जो है वो सबसे लास्ट वाले को ही, और उसे ही चीज अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो डेवलप्ड कैसे होंगे वो।
इसके कारण सरकारी व्यवस्था और प्रशासन पंग बनकर रह गया। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए में अमानवीय मूल्यों को प्रगाढ़ करना चाहिए और इसके लिए नैतिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। हाँ, ये नैतिक शिक्षा बस वही आ गई कि जब मैंने बच्चे को चॉकलेट देके इसलिए चुप कराया कि बेटा चुप हो जा, रोना मत, चुप हो जाएगा तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। तो यहीं से शुरुआत होती है कि हमें पता है कि हमें इस काम के बदले में कुछ मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हम तब तक ही रोएंगे जब तक कि हमें वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। हम पहले क्लियर कर दे कि तुम चुप रहो किसी भी तरीके से, फिर हम उसके खुशी के टाइम में उसे वो चीज़ मतलब उसे कोई भी प्रेजेंट दे तो वो डिफरेंट होता है, लेकिन उस टाइम में देना मतलब हमें उसकी आदत बिगाड़नी हुई। लोगों को अपने आप में त्याग और संतोष की भावना मजबूत करनी चाहिए। यद्यपि सरकारी प्रयास भी इसे रोकने में कारगर सिद्ध होते हैं, पर लोगों द्वारा अपनी आदतों में सुधार और लालच पर नियंत्रण करने से यह समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। भाई वो तो है ही, मोह माया त्याग दो तो ऑटोमेटिकली आप ठीक होने लगते हो। ओके, भारतीय समाज में नारी की स्थिति और भारतीय समाज में नारी की बदलती स्थिति और जो पॉइंट्स हैं, भाई नारी की स्थिति तो सभी को पता है कि क्या होती है, ठीक है। ये उस घर में सबसे ज्यादा पता होता है कि जहाँ पे एक भाई और एक बहन होते हैं, तो पार्शलिटी दादी नानी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। छोड़िए अवॉइड। प्राचीन भारत में नारी की स्थिति, मध्यकाल में नारी की स्थिति, आधुनिक काल में प्राचीन भारतीय ममता की सॉरी प्राचीन भारतीय हो गया भारतीय नारी त्याग और ममता की मूर्ति, सॉरी। ओके, तो प्राचीन इतिहास में बात करें तो सबसे पहले ना आज जो हम नारी की स्थिति देख रहे हैं, मतलब आज बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, जो फेमिनिज्म जो वर्ड बना हुआ है, या हम ये कहें कि अभी जो कंडीशन है नारी की, तो सबसे पहले जो हमारा एकदम जो प्राचीन भारत था तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं थी। उस वक्त से सबसे पहले जो मतलब हमारा प्राचीन इतिहास शुरू होता है तो वहाँ पे जो नारी है उसे तो देवी तुल्य ही माना गया था। मतलब सबसे अच्छा अगर कहीं पे नारी को स्थान मिला था तो वो वैदिक काल में मिला था। जब मतलब जब प्राचीन भारत पढ़े तो जो एकदम वैदिक काल होता है ना, आर्यों वाला, तो उस टाइम में जो नारी को स्थान प्राप्त हुआ था वो आज तक के अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद से उत्तर वैदिक काल से तो नारी की स्थिति डे बाय डे जो है वो खराब होती ही गई और होती ही गई। उसके बाद में फिर मुगल आए, फिर उसके बाद में हमारे कुछ मतलब समाज के और महान लोग आए जिन्होंने बहुत सारे चीजें जो है मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब थोड़ी सी पर्दा प्रथा और ये सब मतलब नारी के लिए कुछ चीजें प्रोहिबिटेट कर दी कि ये चीजें नहीं होंगी, ये ऐसी नहीं होंगी, वैसी नहीं होंगी, मतलब उनके ऊपर लगाम कस के रखी, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे मैंने एक सर की लाइन की, उन्होंने कहा था कि आजकल के लोग राम मनोहर को कोई, लेकिन हनी सिंह को हर कोई जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें याद रखने की वो है कि हमारी जो दुर्गति है वो कैसे सुधरी, तो पता होना चाहिए। तो प्राचीन काल में सब, उसके बाद में धीरे धीरे घटते चली गई, लेकिन अब हम ट्रैक पे आ रहे हैं, धीरे धीरे हम दोनों को इक्वली रख के चल रहे हैं। स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। वेट, हाँ, मुझे डाउट ये हो रहा था, मैंने राम मनोहर लोहिया बोला है, वो राजा राम मोहन राय, सॉरी जस्ट वो थोड़ी सी टंग स्लिप हो गई। तो राजा राम मोहन राय ही थे जिनकी वजह से ये सब जो सती प्रथा वगैरह है तो ये थोड़ा कम हुआ और इनको सपोर्ट कर करके और थोड़ा ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके इन चीज़ों का अंत किया गया। वरना बहुत ज़्यादा ही खराब वो थी सती प्रथा, वही थी जिसके ऊपर अगर उसका हस्बैंड खत्म हो रहा है तो उसे भी उसी चिता के ऊपर जला करके खत्म कर दिया जाता था। नारी गेट क्रॉस नहीं कर सकती थी। बड़े बड़े जो फैमिलीज है वहाँ पे, और छोटी फैमिलीज में होता था कि वो पर्दे के साथ में जाकर के काम करती थी, और उनकी जो स्थिति आप कई मूवीज में देख सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको जानने को मिलेगा। स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसमें स्त्रियों की स्थिति देश काल और परिस्थिति के अनुसार समय समय पर बदलाव आते रहा। और यही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, फिर चेंज होते गई और फिर कितनी खराब हुई, और अब धीरे धीरे वो वापस से सुधर रही है। लेकिन आज भी कई ऐसे एरियाज है जहाँ पर अभी भी नारी की स्थिति सुधरी नहीं है। प्राचीन काल में भारत हमारे देश में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वह यज्ञ कार्यों, वेद पुराण ऋचाओं की रचना में सहभागी रहती थी। वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती थी। उस समय कहा जाता था यत्र नार्यतु पूज्यते रम्यते तत्र देवता, यानी जहाँ पे नारियों की पूजा की जा रही है वहीं पे देवता होंगे। इसमें नारी की उच्च स्थिति का अनुमान स्वयं लगाया जा सकता है कि ठीक है, और वहाँ पे हर चीज में मतलब कोई पूजा पाठ यज्ञ वज्ञ हो रहा है, हर चीज। और उस वक्त बहुत सारी ऐसी लेडीज हुआ करती थी, जिस तरीके से अभी के टाइम में बहुत सारे महान व्यक्तित्व है ना महापुरुष, वैसे ही कुछ लेडीज भी हुआ करती थी।
मध्यकाल तक के नारी की स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। पुरुष प्रधान समाज में नारियों को पर्दे की वस्तु बना करके घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया गया। तो दो एरा कंप्लीट हो गई, मध्यकाल और प्राचीन काल। उसे निर्णय लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मुसलमानों के आक्रमण के कारण वे घर में रहने को विवश हो गई, क्योंकि मुगल आ गए थे और मुगलों में ऐसा था ना कि बहुत सारे मंदिर तोड़ रहे हैं आप, फिर उसके बाद में वहां पर अपनी मस्जिदें बना रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, जो लेडीजें रहती थी उन्हें अपने साथ में बंदी बना करके लेके जा रहे हैं, बहुत सारी उल जुलूल हरकतें हुआ करती थी। तो उस टाइम बैन कर दिया गया कि अब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी, आप पर्दे में रहेंगी। इस कारण इनकी शिक्षा में भी गिरावट आई, क्योंकि पहले तो उन्हें बाहर जाके पढ़ने का भी अधिकार था, मतलब गुरुकुल वगैरह में जहाँ पे भी शिक्षा मिलती थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि इन सारे उनको बचाने के लिए इनकी शिक्षा को भी बैन कर दिया, जिससे क्या हुआ, वो लोग निरक्षर रह गई। आधुनिक काल में स्त्रियों की दशा में खूब सुधार हुआ। स्वतंत्रता के बाद उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, और इस कारण प्रगति की दौड़ में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस सेवा, प्रशासन आदि में वह अपनी योग्यता से दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना, उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। नारी त्याग, ममता, सहानुभूति, स्नेह की मूर्ति हमें नारियों का करना चाहिए। चलो भाई, एक और हो गया। अच्छा, अब तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है, मोबाइल फ़ोन। हाँ, तो मैं बताती हूँ मोबाइल फ़ोन का यूज़ क्या होता है। आई हैव मोबाइल। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ होता है, आप इसमें गेम खेल सकते हैं, आप इसमें अनलिमिटेड यूट्यूब चला सकते हैं, आप इसमें आपके पास में एक नेट पैक होता है, आप उसका यूज़ करके मूवीज़ देख सकते हैं। तो क्या ये सब मोबाइल के यूजेस है? तो कहीं ना इसके लिए आप इंटरनेट वाला जो है उस आर्टिकल को इससे कनेक्ट करके रख सकते हैं। जिस तरीके से इंटरनेट के बहुत सारे पॉजिटिव मतलब बेनिफिट्स थे, उसके साथ में उसके साइड इफेक्ट्स भी थे। तो सेम मोबाइल जो है आजकल मोस्ट ऑफ 80% जो है इंडिया की वो मोबाइल फ़ोन की लत से परेशान है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे फेस करना पड़ता है सिर्फ एक मोबाइल की वजह से। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने मोबाइल का बहुत अच्छे से यूज़ किया है, सदुपयोग किया है। तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला तो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखना, जो अच्छे से लिखा है वही करें। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। हाँ, विपत्ति कसौटी जे कसे, मतलब क्या हुआ कि विपत्ति के टाइम में जो आपके साथ में खड़ा है वही आपका मित्र है। वो कहते हैं ना कि विपत्ति मतलब जब हमारा बुरा समय चल रहा है उस वक्त जो हमारे साथ में है वही हमारा मित्र है, सच्चा मित्र कहना चाहिए। तो विपत्ति का साथी मित्र होता है। तो अब आपको अपने मित्र के ऊपर लिखना है। तो अब आप ये नहीं लिखेंगे कि मेरा मित्र जब मैं उसे कॉल करता हूँ तब वो मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए, नाइट आउट करने के लिए बाहर एकदम रोड पे गाड़ी लेके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अपने क्रिमिनल माइंड के लिए आपके फ्रेंड्स हमेशा आपका साथ देते हैं, आपके क्लासेस बंक करने में, स्कूल से भागने में। तो ये सारे वो वाले नहीं, वो मित्र जो आपके एकदम क्या कहना चाहिए, आपको एकदम बहुत ज्यादा बड़ी विपत्ति आ रही है तब आपको साथ दे रहे। विपत्ति वो नहीं जो गलत वाली हो, सही वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने मित्र की आवश्यकता, उसका स्वभाव, उसके सन्मार्ग पर। हाँ, और मित्र एक है कि विपत्ति का साथी जो होता है वही मित्र होता है, लेकिन मित्र भी वही होता है, मतलब इसके साथ में एक डेफिनेशन भी ये कर ले, मित्र वो होता है जो आपको गलत रास्ते पे न ले जाए। ठीक है, अगर आपको कोई आपका फ्रेंड एक गलत रास्ते पे लेकर के जा रहा है तो उसका साथ सच में छोड़ दीजिए, कोई मैटर नहीं, क्योंकि एक टाइम में आपका एट द एंड ऐसी लाइफ होगी कि जहाँ पे आपकी लाइफ ही नहीं बचने वाली है। तो ये सबसे इवन मेरे लिए भी एक बहुत मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपका अगर कोई फ्रेंड अच्छा है तभी आप उसके साथ फ्रेंडशिप रखें, वरना आपको पूरा राइट है कि वो फ्रेंड भले कुछ कहे आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको देन आपको एक गलत रास्ते पे जाना है, आप एक गलत इंसान बन जाएंगे। तो बेटर है ना। हाँ वेट, मैंने कहा कि पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी गलत स्थान पर जगह गई हूँ या कुछ, मतलब वही है कि आप समय रहते वहां से हट जाइए। जैसे कि मतलब मेरे लिए तो वही मतलब है कि जिनके साथ में आप कभी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही था कि ऐसे कोई फ्रेंड्स कोई काम के नहीं होते। हाँ, फ्रेंड तो वो होना चाहिए कि वो कहे कि भाई तू पढ़,
मैं बाकी बाहर का देख लूँ। तो ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए, ऐसे नहीं कि जिसकी वजह से आप अपना जो मेन गोल है, मेन एम है, तो इन सबको अवॉइड करने लगे जस्ट बिकॉज कि आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, घूमना है, फिरना है। तो ऐसी कोई भी फ्रेंडशिप कभी काम नहीं आनी आएंगी। तो जब आप देख रहे हैं कि आप अपने मेन लक्ष्य से भटक रहे हैं और आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड है जो भटका रहा है, तो आप तुरंत छोड़ दीजिए। चलिए, इतना सारा प्रवचन देने के बाद आप खुद इस पर लिख सकते हैं। तो इतने जो भी टॉपिक्स थे, इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मॉडल पेपर में आए हैं और किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो इतने आपके लिए सफिशिएंट है। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई और आर्टिकल टॉपिक आपका, कोई आर्टिकल राइटिंग पे आपको कोई टॉपिक मिलता है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं अगेन उसके ऊपर वीडियो बना लूँगी। और तब तक के बस प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज